हाँ, तो अभी होगा तब शुरू करेंगे। वहाँ स्टार्ट भी लिखा है। नमस्कार, हाँ, स्टार्टेड। मेरा नाम मंजुला मुरारी, मैं लखनऊ से हूँ और सृजन संवाद की 129वीं गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सृजन संवाद पिछले 13 वर्षों से साहित्य कला, संगीत, फिल्म आदि विभिन्न विधाओं का एक मंच रहा है, जिसमें समय-समय पर आमंत्रित साहित्यकारों और कलाकारों के साथ गहन विचार विमर्श भी होता है और रोचक बातचीत भी रहती है। इसी कड़ी में आज हम सब एक प्रख्यात साहित्य कला अकादमी से पुरस्कृत लेखिका अलका सरावगी जी को आमंत्रित कर रहे हैं, विशेषकर इनकी एक नई रचना को डिस्कस करने के लिए, जिसका शीर्षक है गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये पुस्तक पढ़ी होगी। ये इसका टाइटल पेज है, तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे सृजन संवाद की प्रमुख डॉक्टर विजय शर्मा स्वागत करेंगी। नेहा तिवारी जी अलका जी का परिचय देंगी और पंकज मित्रा जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ विजय शर्मा जी को कि वो सबका स्वागत करें। विजय जी, आपका माइक ऑफ है, आप उसको ऑन कर लीजिए। नमस्ते। मंच पर उपस्थित लोगों को नमस्ते, के बैकग्राउंड में लोगों को मेरी नमस्ते, और फेसबुक लाइव पर जो लोग जुड़े हैं उन सभी को मेरी ओर से नमस्ते। सृजन समाज, जैसा कि मंजुला जी ने बताया, पिछले 13 सालों से लगातार हर महीने गोष्ठी करता आ रहा है, और इसमें हम लोग पहले तो ऑफलाइन ही, जैसे कि और कार्यक्रम होते थे वैसे हम लोग भी करते थे, उसकी अपनी सीमाएं होती थी, लेकिन कोविड के बाद से हमारे प्रोग्राम ऑनलाइन होने लगे हैं। उसके चलते का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो गया है। हमारे साथ साथ विभिन्न शहरों से, बल्कि विभिन्न देशों से भी लोग जुड़ने लगे हैं। वक्ता और श्रोता हमें अलग अलग स्थानों से बात करने के लिए सुलभ हो जाते हैं। ये फायदा हुआ ऑनलाइन प्रोग्राम का, लेकिन हम लोग जो पहले गोष्ठियों में आते थे वो अभी भी बराबर कहते हैं कि हम लोग मिस करते हैं आपस में मिलना जुलना, फोटोग्राफी जो हमारी होती थी, और गोष्ठी के बाद जो हमारी बातचीत होती थी, जो क्रियाकलाप होते थे, वो सब हम लोग मिस करते हैं। खैर, हम लोग प्लान रहे हैं कि 2 या 3 महीने में एक बार हम हाइब्रिड गोष्ठी करेंगे और बाकी समय ऑनलाइन गोष्ठियां करेंगे। ऐसा हमारा भविष्य का प्लान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा ही कहना है। तो ये रूपरेखा हम भविष्य के लिए बना रहे हैं। आज चूंकि मुझे यहाँ स्वागत करना है, तो मैं अलका जी का स्वागत करती हूँ, जो कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। पहले ही उपन्यास से वो पुरस्कृत है, ये बहुत बड़ी बात है। और उनका पहला उपन्यास हम सबने, यहाँ जितने लोग हैं हम सबने पढ़ा और सराहा था एक जमाने में, और वो अभी भी एक साहित्य के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना के रूप में उपस्थित हुआ था, और आज भी उसका महत्व है, क्योंकि पहली बार शायद हिंदी समाज को मारवाड़ी समाज के विषय में, कलकत्ता में स्थित मारवाड़ी समाज के विषय में, राजस्थान से लेकर कलकत्ता तक की उनकी यात्रा, उनके व्यापार, उनके कार्यकलाप, उनके घर परिवार के विषय में विस्तार से जानने का मौका मिला। उसके बाद अलका जी बराबर लिखती रही हैं। आज वो अपनी नवीनतम कृति गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय पर बात करने जा रही हैं। ये पुस्तक आते ही, ये वाणी प्रकाशन से आई है, और आते ही इस पर चारों तरफ से टिप्पणियां प्रारंभ हो गई। फेसबुक इससे भर गया, खूब इस पर चर्चाएं हुई हैं, और अलका जी जगह मंच से इस पर बात कर रही हैं।
आज हम लोग जो कि प्रश्न भी पूछेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ प्रश्न पूछ लें जो पहले भी मंच से पूछे जा चुके हैं, जिनका उत्तर वो दे चुकी हैं। लेकिन होता यह है कि हर बार श्रोता अलग अलग होते हैं, हर मंच के श्रोता भी अलग होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर वही प्रश्न दोहराए भी जाएंगे तो भी अलका जी विस्तार से उनका उत्तर देंगी। तो आज के प्रोग्राम में हमारी मुख्य वक्ता अलका साह जी का मैं स्वागत करती हूँ। उनका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है। हमारे साथ लखनऊ से मंजुला जी जुड़ी हुई हैं। एक डॉक्टर है, वो भले ही रिटायर हो गई है लेकिन डॉक्टर हमेशा डॉक्टर ही रहता है। वो डॉक्टर है, लेकिन साथ ही साथ साहित्य में उनकी गहन रुचि है। और न रुचि है बल्कि उनके हस्बैंड जो कि खुद भी डॉक्टर हैं, उनकी भी बहुत पढ़ने लिखने में रुचि है। आज वो इसका कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। हमारे साथ नेहा जी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नेहा तिवारी यहाँ करीम सिटी कॉलेज में मास कॉम की एचओडी है, साथ ही साथ वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी प्रोफेसर है। और उनकी एक अलग पहचान भी है, जो जिसकी शुरुआत एक पत्रकार के रूप में हुई थी, लेकिन अब एक फिल्म बनाने वाली के रूप में उनकी बड़ी पहचान है, क्योंकि नेशनल जूरी में भी वो शामिल हो चुकी हैं फिल्म पर्सनालिटी के ही रूप में। बहुत सुंदर लिखती हैं और उनकी विशेषता है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखती हैं, लिखने और बोलने दोनों में। तो मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। पंकज मित्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज मित्रा जी रेडियो से जुड़े हुए हैं, लेकिन रेडियो के अलावा वो तो सर्विस है करते ही हैं, वहां बहुत मन से काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा कहानियां तो बेजोड़ लिखते हैं। सृजन संवाद के मंच से उन्होंने कहानियां सुनाई है, उस पर खूब जबरदस्त चर्चाएं भी हुई हैं। वो फिल्म भी बनाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर शॉर्ट फिल्म्स उन्होंने बनाई है। दुर्गा पूजा पर बनाई है उन्होंने, नजरू बनाई है और सारी फिल्में बनाई है। तो इस विविध बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार पंकज मित्र जी आज हमारे यहाँ धन्यवाद ज्ञापन का काम करेंगे। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे साथी जो सामने तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें सहायता दी है स्ट्रीम यार्ड तैयार करने में, क्योंकि हम लोगों के लिए ये एक अपरिचित मंच था। तो वैभव मणि त्रिपाठी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ और उनका भी स्वागत करती हूँ, हालांकि वो नहीं जुड़ेंगे इसमें। हमारे साथ फेसबुक लाइव से बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम डुअल मूड में हो रहा है। स्ट्रीम यहाँ है, साथ ही साथ सृजन संवाद के फेसबुक लाइव पर भी कार्यक्रम लाइव चल रहा है। तो जितने भी श्रोता और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। वो भी अपने प्रश्न यहाँ रखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि उनके प्रश्नों को उनको भी हम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकें। मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बात पुनः मैं सबका स्वागत करती हूँ। मंजुला जी, थैंक यू विजय जी। नेहा जी के बारे में संक्षिप्त परिचय विजय जी ने दे दिया है, लेकिन फिर भी सभी लोगों के लिए मैं एक बार शॉर्ट में कुछ रिपीट करूंगी कि वे अंग्रेजी की सहायक अध्यापिका जनसंचार विभाग की प्रमुख है, करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की राष्ट्रीय जूरी सदस्य भी रही हैं। झारखंड फिल्म सलाहकार समिति की सदस्य भी हैं। पत्रकारिता से करियर की शुरुआत करके आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य पत्र पत्रिकाओं के लिए लेखन कर रही हैं। आपने झारखंड सरकार और विभिन्न संस्थाओं के लिए वृत्त चित्र का निर्माण भी किया है। आपके मार्ग निर्देशन में विद्यार्थी 100 से ऊपर लघु फिल्मों और वृत्त चित्र का निर्माण कर चुकी हैं।
हमारे सृजन संवाद की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। मैं नेहा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी लेखिका का परिचय दें सबके लिए। थैंक यू। धन्यवाद मंजुला जी। और तमाम परिचय के बीच, क्योंकि परिचय हम सबके होते रहे, लेकिन आज जो हमारी अतिथि वक्ता हैं और जिनका परिचय जानने के लिए निश्चित रूप से इस फेसबुक लाइव से जितने लोग जुड़े हैं वो जानने के लिए आतुर होंगे, क्योंकि इन दिनों जिस उपन्यास पे हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत खुद चर्चा में है। और निश्चित रूप से जब एक पुस्तक चर्चा में आती है तो पुस्तक को लिखने वाले भी चर्चा में आ जाते हैं। तो लेखिका की ये जो लेखन यात्रा रही है, निश्चित रूप से वो हम सब के लिए इस समय एक उत्सुकता जगा रही है, और उस तमाम उत्सुकता का जवाब देने के लिए मैंने उनका परिचय यहाँ पढ़ने का निर्णय लिया है। हालांकि एक लेखिका के रूप में उनके क्या विचार हैं और एक लेखिका के रूप में वो किस तरह से अपना लेखन कार्य करती हैं, उसके लिए तो निश्चित रूप से किताबें ही सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि एक परिचय होती है किसी भी लेखक के लिए। लेकिन ये इस समय जो कुछ भी उन्होंने अपनी इस लेखन यात्रा में समेटा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अलका जी का जन्म जो है वो 1960 में कलकत्ता में हुआ है, और हिंदी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की रघुवीर सहाय पर। आपकी पहली कहानी आपकी हंसी छपी 1991 में वर्तमान साहित्य के महाविशेषांक में, और उसके बाद 2 कहानी संग्रह आपके जो आए हैं वो है कहानी की तलाश में 1996 में, दूसरी कहानी 2000 में, और इन दोनों ही कहानी संग्रह का अनुवाद अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में हुआ है। जैसा कि विजय मैम जिक्र कर रही थी, पहला उपन्यास आपका कलिकथा वाया बाईपास 1998 में आया, जिसमें 2001 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस उपन्यास ने आते ही धूम मचाई, और आज न सिर्फ भारतीय भाषाओं में, जिसमें उर्दू, मराठी, गुजराती, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी शामिल है, बल्कि इटालियन, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। इसके बाद 2001 में शेष कादम्बरी, इसके लिए आपको के बिरला फाउंडेशन का बिहारी सम्मान भी प्राप्त हुआ, और इस उपन्यास को भी बांग्ला और अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है। 2004 में आपका जो उपन्यास आया उसका नाम था कोई बात नहीं, और उसके बाद 2008 में एक ब्रेक के बाद, जिसका इटालियन, कन्नड़ और मलयालम में ट्रांसलेशन हुआ है, जानकी दास तेजपाल मेंशन 2015 में आया, और इसे अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक सच्ची झूठी गाथा 2018 में आया, जिसका जिक्र मंजुला जी कर रही थी। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, ये 2020 में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, और कलिंगा फेस्ट का बुक ऑफ द ईयर अवार्ड इसे हासिल हुआ। वर्ड ऑफ वैली ऑफ वर्ड्स देहरादून का अवार्ड 2021 में भी इसे हासिल हुआ, और इसे भी फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का काम चल रहा है। 13 हलफनामे, जिसका ये एक अनुवाद है जो अलका सरावगी जी की तरफ से किया गया है। और अभी जो हाल में उपन्यास आया जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय। 2023 में वाणी प्रकाशन से इसका प्रकाशन हुआ है, और कई भाषाओं में इसके भी अनुवाद का कार्य आते ही शुरू हो गया है। अलका जी ने वेनिस विश्वविद्यालय में कोर्स का अध्यापन भी किया है। उनका जिस कृति पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कलिकथा वाया बाईपास, ये भारत के और विश्व के कई विश्वविद्यालयों में कोर्स में शामिल है, और कई बार उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में, साहित्यिक सेमिनार में शिरकत की है। आपको इटली की सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली कैवेलियर का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। साथ ही दया देवी मोदी स्त्री शक्ति सम्मान 2022 में और फकीर मोहन सेनापति सम्मान 2023 में प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से हमारे तमाम ऐसे श्रोता, पाठक, दर्शक इस समय जो इस फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपकी उपस्थिति बहुत ही गरिमामयी है और सराहनीय है, और हम सारे लोग एक आशा के साथ और उम्मीद के साथ इस समय अलका जी आपको देख रहे हैं कि इस उपन्यास में, जिसमें एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जिस पर चर्चा करना किसी भी तरह से
बहुत ही सोच विचार कर चर्चा करना बन जाता है, जिसने विश्व में अपनी एक ऐसी धाक जमा रखी है अपने सिद्धांतों से। उस व्यक्तित्व को लेकर और उनके जीवन के ऐसे ऐतिहासिक पहलू को लेकर उनकी एक स्त्री मित्र से जोड़ते हुए आपने जिस उपन्यास की रचना की है, जहाँ पर इतिहास और कल्पना दोनों का मिलन होता है, मुझे लगता है लेखक की चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, और जिसके लिए निश्चित रूप से हम सारे लोग बहुत उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं। अलका जी, आपका स्वागत, और मंजुला जी वापस संचालन की कमान में आपको सौंपती हूँ। थैंक यू नेहा जी। अलका जी, अब आप फोकस सारा आपके पास है, आपकी तरफ है, और आप बताएं हमें किताब के बारे में, कैसे सिलसिला शुरू हुआ, इसको लिखने का आपके मन में कैसे आया, और जैसा कि नेहा जी ने भी अभी बोला कि एक इतिहास और उपन्यास, दो चीजों को मिलाना कितना मुश्किल था, कितना बड़ा चैलेंज था, तो ये रचना आपने किस तरीके से सोचा कि इसको लिखूं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, विजय जी, नेहा जी, पंकज जी और मंजुला जी। देखिए कि ये बात सच है कि जिस तरह का ये उपन्यास है, यानी गांधी हमारे समय के इतने बड़े हजारों किताबें लिखी हुई हैं। मेरे ख्याल से कहीं पढ़ा था मैंने कि 20वीं शताब्दी में जिस शख्स पर सबसे अधिक किताबें लिखी गई वो गांधी हैं। तो उन पर एक नई किताब लिखने की हिम्मत करना, या समझे हिमाकत करना, कोई आसान काम नहीं था। पर कुछ संयोग ऐसे हुए कि जेरेल्डिन फोर्ब्स, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर हैं, उनसे लॉकडाउन के दौरान उनसे पहले कलकत्ते में मिली हुई थी, और बाद में लॉकडाउन के दौरान उनकी ये किताब आई है, लॉस्ट लेटर्स एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री, द पॉलिटिकल फ्रेंडशिप ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी एंड सरला देवी चौधरानी। तो इसके ऊपर एक जूम की मीटिंग हुई थी, जैसे हम आज मिल रहे हैं जूम पर, और उन्होंने बताया कि 40 सालों से वो गांधी और सरला देवी के पत्रों का अनुसंधान कर रही थी, और इसमें इस किताब में गांधी के 80 से 85 लेटर्स हैं, उनकी लिखी हुई एक भूमिका है। तो जूम पर उनसे बातें करने के बाद में उन्होंने ये कहा कि इस पर एक सरला देवी का जीवन, इतना उपन्यास लिखा जाना चाहिए। उनसे बात करने के बाद मैंने उन पत्रों को पढ़ना शुरू किया, उनकी किताब मुझे मिली और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, और उससे मेरी इतनी रुचि जागृत हुई कि मैंने सरला देवी को पढ़ना शुरू किया कि सरला देवी का क्या व्यक्तित्व था, और किस तरह सरला देवी को एक तरह से फेमिनिज्म का जो आंदोलन हुआ, वो भारत में अर्ली फेमिनिस्ट के रूप में सरला देवी को पहचाना जाता है, खासकर बंगाल में। सरला देवी ने खुद भी अपनी एक आत्मकथा लिखी है, जीवोनेर झौरा पाता था, 1905 तक ही लिखी गई, बाद में उनकी मृत्यु हो गई, और गांधी से वो मिली थी 24 अक्टूबर 1919 को लाहौर में। तो सरला देवी का जीवन पढ़ते हुए और उन पर उनकी बांग्ला में प्रकाशित उनकी लिखी हुई खुद की कहानियाँ, उपन्यास, किताब, कविताएं, और खास करके क्योंकि वो भारतीय पत्रिका का संपादन करती थी, तो उनके लिखे हुए तमाम बौद्धिक लेख उसमें संकलित हैं। ऐसा बांग्ला में बहुत सा साहित्य है, इन पर रिसर्च भी की जा चुकी है, और कई तरह। तो इस प्रकार ये हुआ कि सरला देवी के व्यक्तित्व ने मेरे सामने इस तरह आकार लेना शुरू किया। और साथ साथ जेरेल्डिन ने जो बात कही थी, क्योंकि यदि आप इंटरनेट में देखें तो आपको सरला देवी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जिससे आपको ये पता चले कि सरला देवी कौन थी। गांधी की छाया में और गांधी से उनका एक प्रेम संबंध बना था, इस तरह की कुछ बातें जो मतलब बहुत सम्मानजनक नहीं है, इस प्रकार की बातें आपको इंटरनेट में आसानी से दिखने मिल जाएंगी। लेकिन जैसे जानती गई तो मुझे लगा कि इतिहास ने उनके साथ में, जो हमारे यहाँ जो इतिहास लिखा गया, इतिहास ने उनके साथ बहुत अन्याय किया, क्योंकि उनको जो जगह दी जानी चाहिए थी वो जगह उनको कभी नहीं दी गई। तो ये बहुत ही मतलब एक मेरे लिए एक तरह का एक चुनौती बन गई कि मैं सरला देवी के चरित्र को और सरला देवी की बातों को, और गांधी जो खुद मतलब आप समझिए तो एक तरह से गांधी को हम कह सकते हैं कि वो प्रकाश स्तंभ की तरह है, यानी कि गांधी की जो रोशनी है वो हमेशा न जाने कितने हाशिए पर पड़े वर्गों को, दलों को, उनको रोशनी दिखाती रही है।
और गांधी स्त्री मुक्ति के आंदोलन में भी गांधी का एक प्रमुख मतलब एक तरह से समझिए तो भूमिका उनकी मानी जा सकती है कि 1915 में गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए और उसके बाद में उन्होंने ये सपना देखा कि भारत की औरतें घर से बाहर निकलें और आज़ादी के आंदोलन में हिस्सेदारी करें। तो ये देखिए कि माने ये गांधी एक तरफ गांधी जैसा व्यक्तित्व जो 1915 तक काफी उनकी की थी, और सरला देवी चौधरानी जो अपने आप में एक आइकॉन थी बंगाल में, यानी कि उनको मोहल्ले मोहल्ले में उन्होंने जो बंगाली की एक छवि बन गई थी जो मैकॉले वगैरह ने बनाई थी कि बंगाली बहुत दब्बू होता है और बड़ा स्त्री नुमा नाजुक किस्म का होता है। तो इसको तोड़ने के लिए सरला देवी ने कलकत्ते के गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में उन्होंने क्लब खुलवा दिए थे, अखाड़े खुलवा दिए थे जिनमें उनको शिक्षा दी जाती थी और सरला देवी उनको मेडल देती थी, उनको आर्थिक सहायता देती थी। आज में जो बंगाल का बंग भंग आंदोलन हुआ, एक तरह का जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, उसकी एक तरह से उसके बीज डालने वाली सरला देवी चौधरानी थी। और उनका देखिए उनका एक अभिजात्य परिवार से वो आई थी, टैगोर परिवार, रविंद्रनाथ टैगोर उनके मामा थे। उनकी माँ स्वर्ण कुमारी देवी बांग्ला की एक मेजर सबसे पहली महिला उपन्यासकार मानी जाती हैं। तो और टैगोर परिवार माने राजनीतिक फ्रंट पर हर तरह से मतलब कल्चर के फ्रंट पर अपने हर तरह से एक तरह से माने रास्ता दिखाने वाला परिवार रहा था। धर्म के स्तर पर ब्रह्म समाज का आंदोलन उन्होंने उनके नाना देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था, और हर तरह से वो एक तरह से हमारा जो समाज था 19वीं शताब्दी का, उसको बिल्कुल एक बदलने वाला और उसको आगे ले जाने वाला समाज था। तो सरला देवी का ये बैकग्राउंड था। तो गांधी से जब वो मिली तो सरला देवी 47 साल की थी और गांधी 50 साल के थे। गांधी को ब्रह्मचर्य लिए थे। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बना वो अपने आप में एक तरह का, मैं उषा ठक्कर को पढ़ रही थी जिन्होंने लिखा इस संबंध के बारे में कि अंग्रेजी में है ये बात, वो लिखती हैं कि देयर एसोसिएशन ड्रीम लाइक एंड येट रियल, माने कि वो एक तरह का जैसे कोई एक सपने में घटा हुआ संबंध था और वो इट फेडेड अवे बिफोर इट कुड मेक एनी लास्टिंग political impact. Yet it has continued to attract diverse comments, including sensational criticisms. यानी कि ये ऐसा एक संबंध था जो अपने समय में भी, यानी आप समझिए कि अगर आज 100 साल बाद भी अगर हम देखें तो स्त्री पुरुष के अगर ऐसे संबंध होंगे, कोई भी अगर पॉलिटिकल जो एक बड़ा एक राजनीतिक नेता है, यदि उसके साथ किसी स्त्री का नाम जुड़ता है तो आप देखिए कि समाज में किस तरह के कमेंट्स आते हैं, किस तरह की बातें होती हैं। तो सरला देवी और गांधी का जो संबंध था वो अपने आप में भी एक संबंध, एक स्त्री पुरुष के संबंधों की दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। गांधी और सरला देवी के संबंध को देखने के देखिए एक इतिहासकार की दृष्टि से जो जेरल्डिन फोर्ब्स ने देखा, एक उपन्यासकार की दृष्टि से मैंने देखा, और मुझे लगता है कि ज्यादातर मेरे जो पाठक हैं वो एक स्त्री दृष्टि की तरफ से भी गांधी और सरला देवी के संबंधों को देख रहे हैं। इस पर एक बात मैं जो और कहना चाहती हूँ कि गांधी के साथ में एक बात जो शायद सब इससे इनकार नहीं करेंगे कि गांधी बहुत पारदर्शी व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अपने जीवन का कुछ भी हिस्सा कहीं भी और मतलब उनके बारे में हम तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर बहस हो सकती है, विचार हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम ये नहीं कह सकते हैं कि गांधी ने अपने जीवन का कोई हिस्सा कुछ छुपाने की या किसी से उनके आसपास के लोगों ने जरूर ये चेष्टा की कि गांधी ऐसा न करें या गांधी वैसा न करें, लेकिन गांधी स्वयं अपनी तरफ से एक काफी एक निर्भीक और उस तरह के एक निडर इंसान थे जिन्होंने अपनी किसी भी बात को छुपाने के लिए कोई चेष्टा नहीं की। मेरी किताब के अंत में ये बात आती है कि गांधी ने जो आत्मकथा लिखी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उसमें गांधी ने सरला देवी का बहुत मामूली सा जिक्र किया है कि वो लाहौर में उनके घर में ठहरे थे। तो इस बात को लेकर काफी एक आलोचना होती है आमतौर पर, जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं पाठकों की, कि गांधी ने इस बात को छुपाया। तो गांधी ने इस बात को क्यों छुपाया, इस पर भी एक बातचीत मैं आगे करूंगी। तो मतलब ये है कि इस तरह से ये बात शुरू हुई एक जेरल्डीन की इस बात से कि एक सरला देवी का जीवन बहुत औपन्यासिक, इस बात को गांधी के पत्रों को पढ़ते हुए और सरला देवी को खुद उनकी रचनाओं और आत्मकथा से जानते हुए मेरे सामने सरला देवी एक ऐसी
जीती जागती व्यक्तित्व के रूप में खड़ी हो गई, जिनको इतिहास में उनकी क्या जगह थी, ये दिलाना मुझे लगा कि एक उपन्यास ही उनको उनकी एक उस तरह की प्रतिमा को स्थापित कर सकता है जैसा कि उनका व्यक्तित्व और उनका एक जीवन रहा था, जो अपने समय से बहुत आगे का व्यक्तित्व और जीवन था। जी जी हाँ, बहुत ही तो गौरवमयी अगर लग रहा था जो और आपने चित्रित भी किया है। तो ये है कि हम बहुत सारे गांधी जी के बारे में तो सब लोग बहुत कुछ जानते, सुनते, पढ़ते आए हैं, लेकिन ये आपका बहुत ही सफल प्रयास रहा है, क्योंकि आपके नॉवल के माध्यम से हम सब लोग को पता चला कि वो महिला कितनी कर्मठ थी, कितने ओजस्वी थी, और हर जगह जहाँ पहले शायद वो कलकत्ता में रही, फिर शायद कहीं साउथ में गई, और उसके बाद फिर वो दोबारा पंजाब आई क्योंकि उनकी शादी वहां हो गई थी। और हर जगह, हर क्षेत्र में उन्होंने कितना उल्लासपूर्ण तरीके से काम किया। गांधी जी को तो श्रेय जाता है, वो सूर्य की तरह हैं कि किसी भी ग्रह पे जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं उन पे उनका प्रकाश थोड़ा बहुत जाता है, जिसकी वजह से हम सब लोगों को जानते हैं। तो ये बहुत ही उल्लेखनीय प्रयास रहा है। विजय जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगी? आई एम श्योर। तो आगे कुछ किताब के बारे में, रचना के जरूर। इससे पहले मैं एक सवाल करूं? जी जरूर जरूर। मेरी एक जिज्ञासा थी, क्योंकि जस्ट अभी क्योंकि अलका जी ने उनके पूरे व्यक्तित्व का जिक्र किया, सरला रानी जी का, और हम लोग इससे पहले कि उपन्यास में शामिल हो जाएं, विजय जी की इजाज़त से मेरा सवाल अलका जी से ये है कि चूंकि आपने कहा कि आप सरला देवी जी के व्यक्तित्व को सबके सामने लाना चाहती थी, और आपको ये लगा कि अर्ली फेमिनिस्ट में उनको गिना जाना चाहिए और उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी हुई है, तो आपने विधा के रूप में मेरा सवाल ये है कि उपन्यास क्यों चुना? आपने क्यों नहीं सोचा कि एक बायोग्राफी भी हो सकती है जिसके माध्यम से आप एक ऑथेंटिक, क्योंकि जब हम उपन्यास की बात करते हैं तो उसमें गल्प का प्रवेश और बहुत सारी कल्पनाओं का पुट है, तो वो ऑथेंटिसिटी उसको नहीं मिल पाती है। तो ये ख्याल क्यों नहीं आया, और अगर नहीं आया तो उसकी क्या वजह रही, क्यों आपने उपन्यास को विधा के रूप में चुना? ये मेरा सवाल है। जी देखिए कि बायोग्राफी जो होती है तथ्यात्मक होती है, लगभग यानी कि इतिहास दृष्टि से ही जिस तरह को लिखा जा सकता है एक बायोग्राफी को, मेरे ख्याल से एक उपन्यास ये आपको वो कथा बताता है, यानी कि गांधी और सरला देवी के बीच में जो इंटीमेसी डेवलप हुई, यानी गांधी जब 24 अक्टूबर 1919 को गांधी जी जब सरला के दरवाजे पर आए और उनके घर में मेहमान बनकर रुके, जब उनके पति रामबस दत्त चौधरी जेल में थे, जलियांवाला बाग का कांड का बैकड्रॉप था, 6 महीने पहले जलियांवाला बाग कांड घटित हो चुका था, अब आए थे। तो ये देखिए कि ये जो रिलेशनशिप था, इसमें ये जो इंटीमेसी जिसको हम गांधी के पत्रों से जानते हैं, गांधी ये स्वीकार करते हैं कि उनके जीवन का ये पहला प्रेम था, और जिस तरह की बातें उसमें पत्रों में वो लिखते हैं, यानी कि अपने प्रेम का बिल्कुल एकदम साफ इजहार है, जैसा कि कोई भी एक साधारण प्रेमी करता है। तो ये एक प्रश्न था कि ये जो इंटीमेसी थी ये किस तरह से डेवलप हुई होगी। तो देखिए एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने घर में डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए सबके बारे में, और सब कोई बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि सरला देवी चौधरानी कौन थी, क्योंकि हालांकि मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैंने बांग्ला साहित्य पढ़ा है, लेकिन फिर भी सरला देवी चौधरानी के साथ मेरा भी कोई ऐसा परिचय नहीं था। तो मैंने ये देखा कि सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उसी क्षण मेरे अंदर में एक कल्पना जागी कि सरला देवी अपने जीवन की कहानी गांधी को सुना रही हैं, क्योंकि गांधी जानना चाहते हैं कि सरला देवी का जैसा व्यक्तित्व वो देख रहे हैं, यानी कि सरला देवी कैसी उनका व्यक्तित्व रहा हो, कि वो इतना अच्छा गाती थी, वो खुद कविताएं लिखती थी। गांधी ने 1901 में पहली बार उनको कांग्रेस के अधिवेशन में, यानी कि अभी के 19 साल पहले, उनको 50 औरतों का नेतृत्व करते हुए लाल पाट की साड़ी पहने हुए, सफ़ेद साड़ी पहने हुए उनको मंच से नमो हिंदुस्तान, उनका खुद का लिखा हुआ गीत गाते हुए सुना था, और गांधी उसको वो स्मृति अभी तक उस गांधी के मन में थी। तो ये देखिए कि ये सारा ये जो एक सरला देवी का जो व्यक्तित्व था, इतनी उनमें बौद्धिक चेतना थी, राजनीतिक जो भी वैसे थी, वो सब उनसे वो वाकिफ थी। उनके तमाम लेख थे, वो एशिया की एकता की साधना की बातें कर रही थी। गांधी जो अपने लेख लिखते थे
उनमें वो चाह रहे थे कि सरला उनको पढ़ ले। आप उनके पत्रों में ये मिलता है कि तो देखिए कि माने गांधी उनको बौद्धिक दृष्टि से एक इंटेलेक्चुअल पार्टनर की तरह से जिस औरत को देख रहे थे, तो उस औरत की कितनी समझ थी और उसका कितना डेडिकेशन था कि उन्होंने इतना समर्पण था कि उन्होंने जगह जगह उनकी कविताओं में ये आता है कि वो अपने को आगे की यज्ञ की आहुति, देश की आज़ादी के यज्ञ में वो अपने को एक आहुति के रूप में देखना चाहती थी। तो ये जो उनका समर्पण था, ये जो उनका व्यक्तित्व था, और वो स्टेज से भाषण दे सकती थी। गांधी खुद कहते हैं कि सरला तुम तो मुर्दे को भी जगा दोगी, तुम्हारे भाषण से तो मुर्दों को भी जगा दोगी। यानी इस तरह की जिसमें प्रतिभा थी जिस औरत में, हर जगह गांधी उनको आगे लेकर आते हैं। और वो गांधी ये कहते हैं कि आज तो मतलब उन्होंने एक एक बार ऐसा हुआ पंजाब में कि हजार हजार औरतों और सत्याग्रह का संकल्प लिया, चरखा काटने का और स्वदेशी का संकल्प लिया। तो ये देखे कि माने कि इतनी उनमें एक ओज था, उनमें इतनी उनमें प्रतिभा थी और इतना उनमें उनकी एक ऐसी उनका एक व्यक्तित्व रहा था। तो मुझे ये लगा कि ये एक बायोग्राफी जो है वो शायद इसको समेट नहीं सकती है। जो इंटीमेसी जो मेरे उपन्यास में अगर आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे तो देखिए कि मतलब कि गांधी कहते हैं कि गांधी जब ये सरला कि उनको वो स्मृति याद है 19 साल पहले की उनका गाना सुनने की, तो सरला हंसती हैं, सरला देवी हंसती हैं और उनकी हंसी जैसे एक मोतियों के बिखरने की तरह चारों ओर फैल जाती है। और गांधी ये कहते हैं कि तुम्हारी हंसी तो हिंदुस्तान की संपदा है, तुम हंसती रहो। गांधी ये वाक्य कहते हैं। अब आप सोचिए कि ये वाक्य मुझे कहाँ मिला, क्योंकि कितनी भी कल्पना हम करें पर न तो गांधी को लेकर कोई कल्पना करना वाजिब और मुमकिन है, और सरला देवी को नाएं कर सकते हैं, बजाय शायद कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। कहीं उनके एक स्त्री मन को और उनकी एक तेजस्विता को समझते हुए, उनके पूरे शख्सियत से गुजरते हुए उनके बारे में हम कुछ कल्पनाएं कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो इसमें गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन ये जो वाक्य था कि योर लाफ्टर इज़ अ नेशनल ट्रेजर, मैं बांग्ला से अंग्रेजी का अनुवाद करके बता रही हूँ, ये सरला देवी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधी ने उनको ऐसा कहा। जबकि आप देखें कि उनकी आत्मकथा 1905 में खत्म हो जाती है और वो भी गांधी हैं, यानी उनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो प्रेम संबंध हुआ उसका जिक्र न गांधी अपनी आत्मकथा में करते हैं और न सरला देवी करती हैं। किंतु सरला देवी इस बात को कहती हैं अपने 1905 तक में लिखी हुई अधूरी आत्मकथा में भी कि गांधी ने उनको ऐसा कहा। तो देखिए कि मुझे ये लगा कि मैं अपने उपन्यास की शुरुआत यहीं से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सरला देवी की हंसी का जो जिक्र के लिए गांधी अगर ऐसा कमेंट करते हैं तो शायद वही उनके एक बराबरी के रिश्ते की, जैसे कि जहाँ गांधी सरला को अपने एक बौद्धिक को पार्टनर की तरह देख रहे हैं कि देश की आज़ादी में उनका साथ दें और उनके कारण इस देश की औरतों को जो घरों में बंद हैं उनको बाहर निकालें। क्योंकि सरला देवी के बारे में कुछ और भी बातें जो शायद मुझे बतानी चाहिए कि पहला जो ऑल इंडिया जो विमेन फेडरेशन था, भारत श्री महामंडल, वो सरला देवी ने 1910 में बनाया था। ये YWCA जो यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन की तर्ज पर उनकी कल्पना थी कि सारे देश की औरतें आपस में जुड़ें और एक दूसरे की मदद करें, और जिस मनुवादी जिस पेट्रियार्की के उसमें हम सत्तात्मक उसमें हम फंसे हुए हैं, जहाँ औरतों को बिल्कुल आज़ादी नहीं है कुछ भी करने की, उससे वो बाहर निकले। और आप देखिए कि गांधी से मिलने के 9 साल पहले की बात है, यानी गांधी उस प्लेटफॉर्म को एक तरह से आप समझिए जो सरला देवी ने बाकायदा बना रखा था, क्योंकि उनके पति रामबस दत्त चौधरी हिंदुस्तान का उर्दू में अखबार निकालते थे, जो बाद में सरला देवी ने अंग्रेजी में भी शुरू किया, और सरला देवी बतौर बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व थी। और सरला देवी जब रॉलेट एक्ट ऑफ इंडिया जो बाद में पास हुआ उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन गया था 1918 में, उसमें वो जा कर के मिली थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के समय वो जा कर के मिली थी 1918 में। तो यानी कि सरला देवी बिल्कुल एक पॉलिटिकल उसमें इन्वॉल्व थी, और सरला देवी का ऐसा व्यक्तित्व था कि वो जहाँ आर्य समाज के प्रमुख नेता थे उनके पति, और जहाँ जहाँ आर्य समाज के भाषण होते थे, या कांग्रेस का, उनके पिता जानकीनाथ घोषाल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे, और उनकी माँ स्वर्ण कुमारी देवी पहली औरत थी जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया था।
तो देखिए कि इस बैकग्राउंड के साथ में सरला देवी एक तरह से खुद अपने आप में एक ऐसी हस्ती थी जो गांधी के बहुत काम की थी, और गांधी उनको ला सकते थे। उनको गांधी उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए। तो ये गांधी ने जो उनकी हंसी पर कमेंट किया, तो मुझे लगता है कि ये एक बायोग्राफी उस 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 जहाँ एक रिश्ते की जैसे बिल्कुल एक नींव पड़ती है। तो मुझे लगा कि ये वहाँ से एक रिश्ता शुरू होता है। और फिर गांधी उसी तरह सरला देवी को अपनी कहानी सुनाने के लिए कहते हैं उपन्यास में कि, और सरला देवी अपनी उस पूरी कहानी को सुनाती है जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिख रखी है, जो कोई पढ़ा पाता। इसके 2 अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। तो उसमें सरला देवी अपनी कथा सुनाती हैं गांधी को उसी तरह से, यानी अपने परिवार की पूरी कथा कि किस तरह उनकी मामी माने ऐसा परिवार था जोड़ा सांकों का कि औरतें से घुटने चुड्डी तक घूंघट किए रहती थी और किस तरह खाती थी, या उनको पालकी के समेत गंगा स्नान कराया जाता था, यानी असूर्यम पर्शा औरतें थी। और उसके बाद में उनकी मामी जो थी कादम्बरी देवी, उन्होंने किस तरह वो अरबी घोड़े पर बैठ करके जोड़ा सांपों के पैलेस के दरवाजे खुलते थे और वो पति के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती थी, जो मैं सोचती हूँ कि आज भी मैंने बहुत सी औरतें ऐसी कल्पना नहीं कर सकती हैं। और किस प्रकार उनकी दूसरी मामी ने औरतों को इस तरह वो गवर्नर के पार्टी में जब गई थी तो उनका खुला मुंह देख करके उनके ही परिवार के दूसरे पुरुष जो थे, यानी कि जोड़ा सांपों के दूसरे परिवार टैगोर परिवार के, वो गुस्से से परिवार छोड़कर चले गए थे। तो ये सब आप देखिए कि पायनियरिंग औरतें थी। खुद सरला देवी ने जब इल्बर्ट बिल का विरोध करने के लिए उनको चोटी में काला रिबन बांध करके टैगोर परिवार की तरफ से स्कूल भेजा गया था, यानी कि वो एक प्रतिरोध था कि लाल रिबन की जगह वो काला रिबन पहन के गई थी। और खुद उन्होंने मैकॉले के था जिसमें उन्होंने मैकॉले का पूरी तरह से विरोध किया था कि बंगाली जो है वो कमजोर होते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ में उनके किस तरह के संबंध थे कि बंकिम चंद्र उनको कहते हैं कि तुम सरला मेरा ये गाना गा दो। और आनंद मठ का जो वंदे मातरम गीत जिसको हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ये इसका अंतरा, पहला अंतरा सरला देवी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उनके मामा ने बनाया था, संगीतबद्ध किया था, और बाद में उसको उन्होंने कहा था कि सरला अब आगे तुम इसको बना दो। तो आप सोचिए कि माने कि ये जो उनकी जो एक ज्वलंत, ऐसा उज्जवल उनकी प्रतिभा और ऐसा उनका व्यक्तित्व था। तो मुझे लगता है कि ये जब तक हम ये सारे पात्र उसमें नहीं आते हैं, तो उसमें सरला देवी ने तो खुद अपनी आत्मकथा लिखी रखी है, तो वो बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी के रूप में हमारे सामने मौजूद है। लेकिन जब हम उसको, इस गांधी को इस कथा को सुनाते हुए उनको देखते हैं और गांधी की उन पर प्रतिक्रिया देखते हैं, तो वहीं पर एक उपन्यास जो है उसकी उसकी जो क्षमता है कि यानी कि वो इन रिश्तों को और इन बनते हुए रिश्तों को किस तरह से बारीकी से वो पाठक को कन्विंस कर पाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कन्विंस कर पाता है कि किस तरह गांधी और सरला देवी का संबंध बना होगा और किस तरह गांधी उनके प्रेम में पड़े होंगे। ये संबंध आता है और उनका जो व्यक्तित्व है वो भी उस तरह पूरा उभर के आता है, उनका बैकग्राउंड पूरा उभर के आता है। ये मुझे लगता है कि एक बायोग्राफी ये काम शायद उस तरह नहीं कर पाएगी जिस तरह एक उपन्यास कर पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा और इसके बारे में जी सवाल कर सकती हैं। तो मैं जो किताब है जिसका जिक्र आप कर रही हैं, लॉस्ट लेटर्स, उस पर एक आलेख आया था टेलीग्राफ में, मैं पढ़ रही थी वो, विजय मैम ने ही असल में भेजा था। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि गांधी जी ने उन्हें बहन कहकर भी पुकारा है। तो हम इस नतीजे पर कैसे पहुंचते हैं कि ये कोई एक आध्यात्मिक पति पत्नी का रिश्ता था या मित्रवत संबंध था? क्योंकि जब हम पत्नी कहते हैं, आध्यात्मिक पत्नी, तो निश्चित रूप से आप एक रिश्ते में उनको बांध रहे होते हैं। जब आप मित्र कहते हैं तो बहुत सारी छूट आप दे रहे होते हैं, और जब आप बहन कहते हैं तो निश्चित रूप से सारे संबंध की धुरी जो है वो अलग हो जाती है। तो ये इस कंक्लूजन पर हम कैसे पहुंचते हैं कि उनके बीच का जो संबंध था वो किस तरह का था? और जहाँ वो डियर भी लिख रहे हैं, उनको डियरेस्ट भी लिख रहे हैं, लेकिन वहीं सिस्टर भी लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग किस तरह से देखें? जी देखिए, जो गांधी के पत्रों को यदि आप वहाँ से पढ़ें जहाँ से वो शुरू होते हैं, यानी मार्च के महीने से, तो और गांधी उनके साथ लगातार, गांधी और सरला देवी जो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक लगातार साथ ही रहे हैं, यानी या तो वो साबरमती गई हैं या गांधी आए हैं, या बहुत
बीच में कम दिन पंजाब काफ़ी आते रहे गांधी। पंजाब के जिलों की उन्होंने यात्रा की, क्योंकि कांग्रेस जो अत्याचार हुए थे पंजाब में लोगों पर, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करना गांधी के जिम्मे था, और सरला देवी उनके साथ यात्राओं में मौजूद रहती थी। तो ये देखिए कि जब उनके पत्र शुरू होते हैं तो वो उनको माय डियर सरला पर जैसा हम लिखते हैं उस तरह से वो पत्र लिखते हैं, और ये पत्र उसके बाद में वो उनको एक सिस्टर की तरह, वो उनको माय डियर सिस्टर, माय डियरेस्ट सिस्टर भी लिखते हैं, और बाद में वो उनको माय डियरेस्ट सरला भी कहते हैं। और एक पत्र में जिसमें पहली बार ऐसा कहते हैं तो उसमें ये भी पूछते हैं कि शायद रामबस दत्त चौधरी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। तो देखिए कि एक जो हमारे समाज में जिस तरह स्त्री पुरुष के संबंध को देखा जाता है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस ही है कि गांधी उससे परिचित रहे। उसके संबंधों के बीच में यदि कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो उसका इन तीनों का आपस में क्या संबंध बनता है, कस्तूरबा की बात को अगर हम छोड़ भी दें तो ये सारे जो तमाम जो बातें हैं, उसके बाद में आप देखिए कि गांधी निश्चय ही मतलब एक प्रेम का अनुभव करते हैं, क्योंकि किताब के ब्लर्ब पर ही जो 27 अप्रैल का ही जो पत्र है, वो किताब के ब्लर्ब पर ही मैंने कोट किया था कि गांधी कहते हैं कि अच्छा ये ब्लर्ब इसमें पेपर बैक में नहीं है कि हाँ मिल गया। अब यह बिछड़ना और अधिक कठिन लगने लगा है। जिस जगह तुम बैठती थी उस ओर मैं देखता हूँ और उसे खाली देखकर अत्यंत उदास हो जाता हूँ। तो ये देखिए कि ये अप्रैल का पत्र है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे ये पत्र आगे बढ़ते गए हैं, और शायद गांधी ने इस बात को महसूस किया कि सरला देवी के प्रति जो उनका प्रेम है वो एक व्यक्तिगत प्रेम हो गया है, क्योंकि गांधी ये बार बार कहते हैं कि मैंने कभी व्यक्तिगत रूप से किसी, और गांधी खुद एक तरह से शायद एक उसमें एक डायलेमा में है, एक उधेड़ बुन में है, कश्मकश में है कि ये जो पर्सनल और पॉलिटिकल है, इन दोनों के बीच में कैसा वो तालमेल बैठ सकता है। और गांधी बार बार सरला देवी को ये कहते हैं कि वो अपने सारे पत्र उनको पढ़ाएं, बल्कि वो रामबस दत्त चौधरी को लिखे हुए पत्र में भी ये लिखते हैं कि मैं अब जब देवी की कल्पना करता हूँ रोज सुबह उठकर तो सरला ही मेरे सामने होती है। यानी कि, और वो कहते हैं एक पत्र में कि तुम राम कहते हैं और अब तुम सचमुच मेरी भी शक्ति बन गई हो, या उस तरह का तुम जादू जो तुमने उन पर चलाया है वो तुम अब मेरे ऊपर भी चला रही हो, अब मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता। बिल्कुल सीधे सीधे इन्हीं शब्दों में गांधी उनको पत्र में लिखते हैं। और इस तरह से ये रिश्ता जो है किस तरह से इवॉल्व होता जाता है कि गांधी अगस्त में जब अपने साउथ अफ्रीका के मित्र कैलेनबाग को पत्र लिखते हैं तो वो इसमें लिखते हैं कि यदि तुम सरला से मिलोगे तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, वो मेरे साथ सभी यात्राओं में शामिल, और मैं उसे अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहता हूँ। पहली बार गांधी करीब अगस्त के महीने में ये पत्र लिख रहे हैं कैलेनबाग को। तो मुझे लगता है कि ये संबंध इन पत्रों को एक सीरीज में अगर आप रख कर पढ़ें, जो कि मैंने पत्रों की डेट्स नहीं दी हैं क्योंकि मैं उपन्यास लिख रही थी और बायोग्राफी नहीं लिख रही थी, लेकिन वही सिलसिला मैंने उसी सिलसिले को फॉलो किया है कि किस तरह पत्रों की भाषा और पत्रों में जो ये प्रेम का इजहार है वो किस तरह लगातार बदलता जाता है, और उसी के अनुरूप ये सारे संबोधन भी बदलते जाते हैं। 1900 और गांधी का जो अंतिम पत्र है उसमें गांधी खुद सरला से ये सवाल करते हैं कि क्या तुम वैसी आध्यात्मिक पत्नी हो। तो यानी कि या वो खुद ये स्वीकार करते हैं कि वे वैसे आध्यात्मिक पति नहीं है और उन्हें इस पर और काम करने की ज़रूरत है, उनको चेष्टा करने की ज़रूरत है। तो देखिए कि मतलब हम गांधी को एक महामानव के रूप में जब हम देखते हैं तो हम गांधी से बहुत सारी प्रत्याशाएं कर बैठते हैं कि उनको वो ऐसा कैसे पहले करते हैं, ऐसा क्यों बाद में करते हैं, या मतलब कि जो शुरुआत में ऐसा नहीं रहता है या उसके बाद क्यों नहीं रहता है। ऐसी हम तमाम बातें हम सोचने लगते हैं। लेकिन यदि आप गांधी को एक पुरुष के रूप में देखें, एक व्यक्ति के रूप में देखें जो कम से कम एक सच बोलना चाहता है या सच बोलने से घबराता नहीं है, तो उसमें आप देखते हैं कि लगातार वो उसकी स्वीकृति आपको मिलती जाती है कि गांधी किस तरह की बातें सोच रहे हैं। और आप ये मत भूलिए कि ये जो प्रेम संबंध है ये सिर्फ पर्सनल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो एक बड़ा एजेंडा था पॉलिटिकल, जो इतना बड़ा एक संकल्प और जिसके लिए इतना बड़ा समर्पण इन दोनों में था। तो ये कोई साधारण व्यक्ति और साधारण पुरुष और साधारण औरत नहीं है,
और उनका एक साधारण जीवन भी नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा देश की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ उसके बैकग्राउंड का संबंध है और ये उसी बैकग्राउंड में पनपता है। और जैसे कि कोई जंगल में फूल खिल जाता है और बिना अनचाहे भी आप कोई उसको जानता नहीं है, कोई इसको देखता नहीं, किंतु ये प्रेम जो है जिसके लिए उषा ठक्कर ने बहुत कहा है कि इट वॉज ड्रीम लाइक, कि जैसे कि दोनों ने ऐसा शायद सपना भी नहीं देखा होगा कि ऐसा संबंध उनके बीच में पनप जाएगा। और गांधी तो ये कहते ही हैं कि मेरा ये पहला व्यक्तिगत प्रेम है। और सरला देवी के बारे में कुछ बहुत सारी बातें जो बंगाल की ग्रेपवाइन से हम जानते हैं, या सरला देवी कहीं मानती नहीं है, कहीं स्वीकार नहीं करती हैं, और सरला देवी के पत्र हमारे पास में उपलब्ध भी नहीं है। पर हम जानते हैं राजमोहन गांधी ने भी इस बारे में लिखा है, रामचंद्र गुहा ने भी लिखा है कि ये जो प्रेम था वो जिस समय प्रस्फुटित हुआ तो वो उसी तरह का प्रेम। आमतौर पर यदि आप किसी एक एक लोकप्रिय उपन्यास का भी नाम ले लें, गुनाहों का देवता वगैरह वगैरह, तो यानी कि यहाँ पर ये स्त्री पुरुष के बीच में जो एक अनजाने अनचाहे एक जैसा प्रेम जो प्रस्फुटित हो जाता है, उस तरह का ये प्रेम था। और गांधी उससे कहीं बचते नहीं, वो लगातार उस प्रेम को लगातार उसी तरह लिखते गए हैं, इसी तरह उनके संबोधन बदलते गए हैं। और गांधी एक बार सरला देवी को माई स्टूपिड ओवरग्रोन वीपर भी कहते हैं, भी उनकी बातें से आपत्ति करती हैं और बहुत दुखी हैं, तो सरला देवी को वो स्टूपिड और एक ओवरग्रोन यानी कि जो बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, रोने वाला, इस तरह का भी उनकी वो उपाधियां उनको भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब कि ये जो एक दृष्टि है, जो एक इतिहासकार की दृष्टि है या एक बायोग्राफी की जो दृष्टि होगी, जिसमें हम और हमारी जो एक क्रिटिकल दृष्टि होती है, जिसमें हम कहते हैं गांधी ने ऐसा क्यों किया, गांधी ने वैसा क्यों किया, गांधी जो नोआखली के लेकर के इतनी तमाम उनकी क्रिटिसिज्म्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मतलब एक अपने आप को वो जैसा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार ये लिखते हैं अपने पत्रों में कि हमें इस प्रेम को समझना होगा, मुझे इस प्रेम का विश्लेषण करना होगा और देश के लिए इस प्रेम का को किस तरह देश के लिए ऊर्जा में बदलना है, ये हमको समझना होगा। और वो लगातार कहते हैं कि ये सारे पत्र तुम अपने पति को पढ़ाओ। और जब सरला देवी सब कुछ छोड़कर साबरमती जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, तब वो मती के बिना मत आओ, क्योंकि तुमको ये हक तुम्हारे पति दे सकते हैं, क्योंकि कस्तूरबा के साथ मेरा रिश्ता एक बहन भाई का रिश्ता है, लेकिन तुम्हारा जब तक वह रिश्ता नहीं होता, क्योंकि देखिए गांधी का जो ब्रह्मचर्य पर भी जो जोर है, तो ये तमाम बातें जो गांधी के साथ में हम जिनको आज उनको देखते हुए हम एक ऑडिटी की तरह से भी देख सकते हैं, अजूबे की तरह देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इन बातों का क्या मतलब। खुद जवाहरलाल नेहरू ने भी गांधी की ब्रह्मचर्य की धारणा की आलोचना की है, हम भी कर सकते हैं। गांधी जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गांधी लगातार उस रिश्ते को खुद एग्जामिन करते रहते हैं और खुद उस पर बहुत सारे विचार करते हुए अपने पत्रों में उनको लिखते रहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक लगातार बनता हुआ संबंध है, जिसमें वो सरला को बहुत तमाम संबोधनों से, और कई बार ये कहते हैं कि माय डियरेस्ट, मैं अब तुमको नहीं कहूँगा क्योंकि तुमने इसके लायक काम नहीं किया है, क्योंकि गांधी उनके ऊपर कितनी सारी बातें लादते हैं कि तुम हिंदी पढ़ो। मैं पत्रों को मिला करके देखूं कि गांधी उनको कितनी बार कहते हैं कि तुम हिंदी पढ़ो। इन पत्रों में, 80-85 पत्रों में गांधी कितनी बार उनको कह रहे हैं कि तुम हिंदी पढ़ो, तुम हिंदी में पत्र लिखो। उनकी आलोचना करते हैं, स्टेज से भी उनकी आलोचना, उनके और पति की आलोचना करते हैं कि ये लोग हिंदी में बात नहीं करते हैं या हिंदी में पत्र नहीं लिखते हैं। तो और तुम साधारण तरीके से रहो, तुम अपना काम खुद करो, किसी से काम मत कराओ अपना। तो गांधी लगातार उनके ऊपर जो उनकी आलोचनाएं करते रहते हैं। तो ये आप गांधी लगातार उनको कुछ एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उनका जो एलिटिसिज्म है, जो उनका जो आभिजात्यपन है, जिसको लेकर के साबरमती आश्रम में भी बहुत विरोध हुआ। सरला देवी का मगनलाल गांधी ने बहुत विरोध किया। राजगोपालाचारी के पत्र पर भी हम शायद अलग से बात करनी चाहिए कि जैसा पत्र राजगोपालाचारी ने सरला देवी के बारे में महात्मा गांधी को लिखा। तो देखिए ये तमाम बातें साथ साथ चलती है, लेकिन इन सबके पीछे में जो गांधी और सरला देवी दोनों का जो एक मंतव्य है, वो एक देश की जरूरी है जो काम, जो चरखे की जरूरत है, जो स्वदेशी की जरूरत है, सत्याग्रह का क्या जगह होगी। और गांधी का जो एक बड़ा विजन है कि सतयुग आ जाएगा। गांधी जब शांति और अहिंसा की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि
एक सतयुग आ जाएगा, यानी कि एक बहुत बड़ा विजन लेकर के गांधी चल रहे हैं और सरला देवी को बार बार उस विजन के साथ में फिट करना चाहते हैं, उनकी कतर ब्योंत करना चाहते हैं, उनको मोल्ड करना चाहते हैं। तो ये मैं जब ये लिखती हूँ कि सरला देवी का जो एक प्रोटेस्ट है, गांधी ने सोच लिया है कि वो एक कठपुतली है जिसको जगह जगह से छील कर उनको एक आकार दिया जा सकता है। तो देखिए, ये जो बात है ये एक कल्पना है, लेकिन इस कल्पना के पीछे वो सारे तमाम गांधी के लिखे हुए पत्र हैं जो हमको उपलब्ध हैं। क्योंकि अभी मृदुला गर्ग ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि काफका की किताब लेटर्स टू फेलिस, उनकी जो प्रेमिका थी फेलिस ने प्रकाशित की है, उसमें कहीं भी फेलिस नहीं है। उसमें काफका जो पत्र लिख रहे हैं फेलिस को वही पत्र हैं, बहुत ज्यादा है, वो मौजूद है वहाँ पर। तो इन तमाम पत्रों का जो एक, अगर आप इनको एक सीरियली रख करके देखें तो आप चाहें तो उनको गांधी का एक विरोधाभास के रूप में देख सकते हैं, या लगातार गांधी की जो फीलिंग्स जो वो खुद अपने आप जिस उधेड़-बुन से गुजर रहे हैं उसके अनुरूप उन संबोधनों को रख करके आप देख सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आपका जो प्रश्न है उसमें फिर बहुत सारी बातें और जो जुड़ जाती हैं, तो उन सबको लगाते हुए मैं आपको आपकी बात का जवाब दूँ। जी मैम, और बहुत खूबसूरती से आपने इस पूरी उधेड़-बुन को समझाया है। और दरअसल ये उधेड़-बुन ऐसी है जिसके जवाब हमको मिलते हैं, मिलना मुश्किल भी है शायद। जैसे आप देखिए कि जब गांधी जी कस्तूरबा के साथ अपने संबंधों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारा संबंध भाई बहन जैसा हो गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो शारीरिक संबंधों से आज़ादी मिली है उनके पति पत्नी के संबंध से, या जो उन्होंने ब्रह्मचर्य को स्वीकार किया है उसकी वजह से वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन उसके ठीक उलट आप देखिए कि सरला देवी के साथ में वो संबंध जो शायद बहन के रिश्ते से शुरू हुआ, या उनका एक संबोधन इस तरह का मिलता है, वो शुरुआत है, लेकिन वो फिर वो कहते हैं कि वो मेरी आध्यात्मिक पत्नी होगी। तो हम ये मानकर चलते हैं कि अगर पति पत्नी में सबसे प्रमुख कोई बात है जो बाकी और किसी स्त्री पुरुष में नहीं है, जो उनको पति पत्नी बनाती है, वो निश्चित रूप से पहली तो शारीरिक संबंधों की एक आज़ादी जिसको आप कहें, या एक वैधानिकता हम जो समाज के द्वारा मिलती है, वो वैधानिकता नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बावजूद अपने संबंध को पति पत्नी संबंध बनाना चाहते हैं। तो आखिर वो एक तरह से पुनर्परिभाषित कर रहे हैं पति पत्नी के संबंध को, और एक सवाल भी छोड़ रहे हैं कि आखिर कस्तूरबा के साथ अगर ये संबंध नहीं है तो वो भाई बहन का है, और सरला देवी के साथ अगर एक संबंध जो है वो उनका बहुत ही आत्मीयता का है, अगर वो माने तो वो भाई बहन वाली आत्मीयता या उनका क्यों नहीं रहता, और वो पत्नी आध्यात्मिक पत्नी सही, लेकिन क्यों वो इस संबंध को इस तरह का नाम देते हैं। तो ये एक सवाल है जो शायद है अभी भी। जी बिल्कुल। देखिए कि मतलब मुझे लगता है कि गांधी जो अंतिम पत्र लिखते हैं सरला देवी को, तो उसमें वो आध्यात्मिक पत्नी को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से कहीं किसी के यहाँ से बहुत साउंड आ रहा है, शायद आप लोग सब म्यूट कर लें अपने को, वो बेटर होगा। बहुत आवाजें आ रही हैं। तो मतलब ये जो आप कह रही हैं कि भाई वो बहन के रूप में संबोधित करते हैं शुरू में, और फिर बाद में वो आध्यात्मिक पत्नी उनको कहते हैं, और अपना जो अंतिम पत्र है 17 दिसंबर 2020 को जो उनका पत्र लिखा हुआ है, जो अंतिम पत्र गांधी का है हमारे पास में, तो उसमें हम देखते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि क्या तुम वैसी आध्यात्मिक पत्नी हो, और खुद भी वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो वैसे आध्यात्मिक पति नहीं हो सकते। एक जो पत्नी और पति का संबंध जो है वो शारीरिक रूप से तो गांधी के दिमाग में शायद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सरला देवी से जब वो मिले थे उसके 13 साल पहले वो ब्रह्मचारी बन चुके थे, उनका ब्रह्मचर्य का व्रत वो ले चुके थे। लेकिन हमको बाद में पता चलता है जो 1935 में गांधी मार्गरेट सेंगर जो अमेरिकन आई थी और बर्थ कंट्रोल पर उनसे बातचीत करने के लिए, तो गांधी ने जैसा कि वो करते आए हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया था कि एक बार वे किसी बहुत पढ़ी लिखी प्रभाव में आकर और उनसे एक शारीरिक संबंध, एक वासना की दृष्टि से उन्होंने उस औरत को जरूर देखा था, लेकिन उनके आसपास के लोगों के समझाने या आपत्ति करने पर या ईश्वर की कृपा से ही वो ऐसे संबंध से बच गए थे।
तो ये बहुत जाहिर है, सभी ने इसके बारे में लिखा है कि वो सरला देवी ही रही होंगी। तो हम गांधी के ही मुख से कहीं भी बात से जान सकते हैं कि शारीरिक रूप से भी उनके प्रति आकर्षण का अनुभव गांधी ने किया था कि इस संबंध को क्या हम और आगे ले जा सकते। खुद इसको अपना एक फेलियर माना था और गांधी उससे निकल आए थे और इसके लिए वो ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। ये जो अंतिम पत्र है, इसमें गांधी, ये रामचंद्र गुहा ने भी इसके बारे में लिखा है कि गांधी एक बहुत मतलब अजीब बातें उसमें करते हैं कि मैंने उसका मतलब हम उसका ये निकालना बहुत मुश्किल है कि गांधी असल में क्या कहना चाह रहे हैं। तो गांधी उसमें ये कहते हैं, अच्छा छोड़िए, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ उसको। हाँ, कि गांधी ये कहते हैं कि मैंने आध्यात्मिक पत्नी का अर्थ समझ लिया है। एक स्त्री और पुरुष के बीच यह एक ऐसी साझेदारी है जिसमें शरीर नहीं होता। प्रति आकर्षण हुआ क्योंकि मैंने हम में समान आदर्श और आकांक्षाएं देखी और तुम में पूर्ण आत्मसमर्पण पाया। तुम पत्नी हो क्योंकि तुमने उस आदर्श का खुद की बनिस्बत मुझ में अधिक विकास देखा। यह दो मनस्वी आत्माओं का मिलन है। सार यह है कि आध्यात्मिक पति पत्नी कभी शरीर से विवाहित नहीं हो सकते, न इस जीवन में न इसके परे, क्योंकि यह तभी संभव है जब किसी भी तरह की प्रकट या अप्रकट बात, क्या तुम मेरी वैसी आध्यात्मिक पत्नी हो। अब आप देखिए कि इस ये जो पैरा है, इसके तमाम अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक तो ये कि वो कहते हैं कि इसमें शरीर नहीं होना चाहिए, और जो ये दो मनस्वी आत्माओं का मिलन है, जो आपका जो प्रश्न था कि शरीर उसमें था या न था, और वो कहते हैं कि आकर्षण मेरा इसलिए हुआ क्योंकि हमने समान आदर्श और आकांक्षाएं देखी और तुम में पूर्ण आत्मसमर्पण पाया। तो देखिए गांधी का यहाँ पर जो एक पेट्रियार्कल है, वो भी हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि तुम पत्नी हो क्योंकि उस आदर्श का ज्यादा विकास मुझ में देखा। यानी कि पति जो है वो हमेशा सुपीरियर है, वो श्रेष्ठ है औरत से, पत्नी से वो हमेशा श्रेष्ठतर है क्योंकि उसमें ज्यादा अधिक विकास है। दोनों में समान रूप से आदर्श और आकांक्षाएं थी, इसलिए आकर्षण हुआ। लेकिन पत्नी में तुम पत्नी हो क्योंकि मेरे में तुमने ज्यादा विकास देखा। तो देखिए ये मतलब अगर ये पैरामीटर के रूप में अगर हम देखें तो हम निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं सोच बहुत पति पत्नी के संबंध को लेकर के उनका सोच बहुत अधिक पितृसत्तात्मक है। लेकिन साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि हम 100 साल पहले के समाज की बात कर रहे हैं। आज भी हम कहाँ तक कह सकते हैं कि जो आधुनिक से आधुनिक पुरुष है, जो बहुत पूरी बराबरी की बातें करता है, वो भी कितनी बराबरी की बात, असल में कितना बराबरी पर है वो, या उस संबंध को कितने बराबरी पर रख सकता है, उस पर तमाम प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हैं। और हम 100 साल पहले के एक शख्स की बात कर रहे हैं कि वो आदर्श और आकांक्षाओं का मिलन था, इसलिए आकर्षण हुआ, और इसलिए और शरीर तो कहीं हो ही नहीं सकता था क्योंकि आध्यात्मिक पति पत्नी के बीच में शरीर होता ही नहीं, वो ऐसा मानते हैं। तो ये देखिए कि वो शुरू में मेरी प्यारी बहन कहकर जो पत्र लिख रहे हैं और उसके बाद में जो आध्यात्मिक पत्नी तक वो आते हैं, तो उस पति पत्नी संबंध में भी वो कहीं शरीर नहीं देख रहे हैं। और देखिए गांधी की ब्रह्मचर्य को लेकर के जो धारणाएं रही हैं कि मगनलाल गांधी जो उनके एक तरह के पोते थे, उनकी लड़की राधा गांधी 10 साल की थी, उसमें साबरमती आश्रम में वो कहते रहे कि तुम ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो। और जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी प्रभावती देवी, उनको उन्होंने जयप्रकाश नारायण से बिना पूछे ब्रह्मचारी का व्रत दिला दिया था। तो ये तमाम बातें हैं जिनको हम जानते हैं कि गांधी का जो एक मतलब सेक्स को लेकर के जो गांधी के मन में जो तमाम विचार और धारणाएं और जो रिजर्वेशंस हैं कि वैसा नहीं होना चाहिए, और जब तक वैसा नहीं तब तक पति पत्नी के बीच में बराबरी का संबंध नहीं हो सकता, यानी कि जब तक शरीर है तब तक बराबरी नहीं हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो सोच है कि तुम पत्नी हो और मैं इसलिए पति हुआ क्योंकि उन आकांक्षाओं का ज्यादा विकास, उन आदर्शों का ज्यादा विकास तुमने मुझ में देखा, इसलिए तुम मेरी आध्यात्मिक पत्नी हो गई।
तो देखिए ये तमाम बातें हैं जो गांधी अपनी तरफ से एक तरह से समझिए तो एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। ये जो अंतिम पत्र है सॉरी इसमें गांधी एक तरह से एक रहे हैं, लेकिन साथ साथ मतलब आप समझिए तो मतलब इसमें बहुत सी तमाम बातें इसमें सोचने के लिए वो छोड़ जाते हैं हमारे लिए कि वो आध्यात्मिक पत्नी की क्या परिभाषा दे रहे हैं, एक पति पत्नी की क्या परिभाषा दे रहे हैं। और जब वो कस्तूरबा के लिए कहते हैं कि हमारा संबंध एक भाई बहन की तरह है, लेकिन फिर भी मेरी उसके प्रति जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे पति की होगी। तो ये देखिए ये तमाम बातें हैं जो एक मेरे ख्याल से जो एक बड़ा आंदोलन का उसमें ये सारी तमाम बातों को कहाँ हम रख सकते थे। और फिर ये बातें हमको फिर राजगोपालाचारी के पत्र की ओर फिर से ले आती हैं, मगन लाल गांधी की आपत्तियों पर ले आती हैं कि वो उनको लगता है कि गांधी साबरमती आश्रम में जिस तरह लोग रहते हैं उसमें गांधी सरला देवी को बहुत छूट देते हैं, वो अपने कमरे में खाना खा लेती हैं, जबकि ऐसा नियम नहीं है आश्रम का। तो सरला देवी को ये छूट क्यों दी गई? जब सरला देवी ने ये सलाह दी कि गाड़ी आश्रम में गाड़ी रख ली जाए, क्योंकि गांधी शारीरिक रूप से बहुत तरह की उनको पैरों में उनको तकलीफ थी और आश्रम में दूसरे लोग जो आते थे उनके लिए भी बहुत उनको दिक्कत होती थी क्योंकि स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर था आश्रम। तो मतलब इन सब बातों पर मगन लाल गांधी बहुत आपत्ति करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो गांधी और सरला देवी के रिश्ते पर जो बहुत कटु और एक तरह से आप समझिए तो बहुत तरह का एक तरह का क्रूर पत्र जो है वो राजगोपालाचारी गांधी को लिखते हैं तकरीबन जून के महीने में शायद, कि क्योंकि गांधी उनसे ये कन्फेस करते हैं कि शायद वो इस का एक इजहार दुनिया के सामने करना चाहते हैं। ऐसा कुछ गांधी ने उनको कहा होगा, हम ऐसा अनुमान करते हैं क्योंकि वो उसमें साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। और गांधी इस पर सरला देवी के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि वो कस्तूरबा के जैसे सूर्य है और ये ढिवरी के समान भी नहीं है। और आश्रम में जो दूसरी महिला थी एस्थर फेयरिंग, उनके जूतों की लेस बांधने लायक भी इनकी नहीं है। और ये कुछ अंग्रेजी पढ़ी हुई जो महिलाएं होती हैं जो अपने आप को दिखाती हैं कि उनकी चेतना बहुत जागी, उनके प्रभाव में आ गई। और ये गांधी की दमित जो ब्रह्मचर्य की गांधी की जो सेक्स को लेकर के जो दमित भावना है, ये उसका प्रतिफल है कि वो सरला देवी के प्रति इस तरह के आकर्षण का अनुभव कर रहे हैं। और ये मतलब पूरा का पूरा संतत्व को, पूरा राजनीतिक आंदोलन को, सब कुछ माने एक शर्मिंदा करने वाली ये बहुत बात है। माने ऐसी ऐसी वो आलोचना करते हैं। यदि आप उनका पत्र पढ़ें उसमें से काफी कुछ हिस्सा मैंने उपन्यास में लिखा भी है जो मुझे लगा कि कोट करने लायक है उनका, कि मतलब कि एक जो इस तरह का जो एक बहुत इस तरह का जो संबंध था उसमें किस तरह के लोगों की और कितनी सारी बातें उसमें जुड़ती गई। और एक तरह से मैं समझती हूँ कि इतिहास में जो सरला देवी का नाम हम कहीं नहीं पढ़ते या नहीं जानते हैं, या सरला देवी ने अपने जीवन में कितना कुछ किया था। उन्होंने चरखा और स्वदेशी के लिए इतना कुछ किया। पंजाब में जो हम जानते हैं कि जो गीत है ना, चप्पा चप्पा चरखा चले, तो ये चप्पे चप्पे में चरखा चला योगदान था। बंगाल में उनकी शादी के पहले जो योगदान था उसको छोड़ भी दीजिए क्योंकि वो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित था। पंजाब में स्त्रियों को शिक्षित करने का उनका इतना बड़ा काम था, और बाद में गांधी से मिलने के बाद में जो इतना बड़ा काम था। तो इन सब के पीछे में जो सरला देवी का जो एक टोटल नकार करके उनको बिल्कुल हाशिए पर जो फेंक दिया गया, तो उसके पीछे ये सभी बातें हैं कि कहीं ना कहीं वो गांधी का जो आइकॉन है, जो एक संत का, और उसके मैं कहीं उसमें कहीं धब्बा न लगे। और गांधी की बहू ने जलाए तो उसमें उन्होंने ये लक्ष्मी गांधी ने ये कहा भी कि वो हमारे जैसे पूर्व ऋषियों मुनियों को लुभाने के लिए, उनको अपने रास्ते से मार्ग से हटाने के लिए जो उर्वशी और रंभा ये आती थी, जो अप्सराएं, उस तरह से सरला देवी हमारे महात्मा जी के जीवन में आई थी और इसलिए ये सारे पत्रों को उन्होंने जला दिया। तो ये देखिए कि मतलब कि ये जो सारा जो एक स्त्री पुरुष का जो एक संबंध था, और उसमें हम गांधी से ये एक तरह से ये उम्मीद पाल लेते हैं कि गांधी उनको डिफाइन करें, कि माने गांधी की जो डेफिनेशंस हैं वो बिल्कुल साफ क्यों नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो समय और वो जो एक व्यापक, एक जो बृहत्तर एजेंडा था, उसमें शायद ये संभव नहीं था कि इन चीज़ों को एक क्लियरली डिफाइन किया जाए कि गांधी किसको पत्नी कह रहे हैं,
या आध्यात्मिक पत्नी अगर कह रहे हैं तो भाई बहन का संबंध एक तरफ वो मान रहे हैं, क्योंकि इसी पत्र में वो गांधी ये भी लिखते हैं कि मैं तुम्हारे भाई बहन और पति और सबको लेकर चल रहा हूँ, यानी कि वो मित्रता की भी बात करते हैं। और शुरुआत में जो उनका संबंध है वो तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ जो एक कृष्ण और द्रौपदी का संबंध है, यानी कि एक तरह से बहुत ही एक मैत्री का, स्त्री पुरुष के बीच में शायद एक मैत्री का संबंध जैसा हम सोच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शुरू में तो उनका वो संबंध बिल्कुल मैत्री का संबंध है। और गांधी तो स्टेज से कहते हैं कि मैं सरला को अपनी सब यात्राओं में इसलिए साथ रखता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी बातों को उस तरह से समझ लिया है जैसे कि मेरी पत्नी नहीं समझ सकती। बात कहते हैं कि कस्तूरबा नहीं समझ सकती है, लेकिन इन्होंने, सरला ने मेरी बातों को समझ लिया है, इसलिए मैं इनको साथ रखता हूँ। सरला देवी पहली खादी पहनने वाली, खादी की साड़ी पहनने वाली औरत बनती है। और गांधी कहते हैं कि इन्होंने खादी की साड़ी पहनी है, लेकिन मैं अभी तक आश्रम की औरतों को भी, अपनी पत्नी को भी इसके लिए राजी नहीं कर सका हूँ, क्योंकि वो कहती हैं कि खादी में गर्मी लगती है, बहुत मोटी खादी होती थी उस समय, तो सब को गर्मी लगती है, इसलिए कोई खादी की साड़ियाँ पहनना नहीं चाहता है। तो ये देखिए कि मतलब कि ये जो तमाम जो बातें, जो घटनाएं, जो जो रिश्तों के बीच की जो बारीक बारीक जो बातें होती हैं कि कहाँ वो आकर्षण कैसा होता है, क्यों होता है वो आकर्षण, और उस आकर्षण के कारण कितनी तमाम बातें होती हैं कि वो लगातार दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। गांधी बार बार उनका साथ चाहते हैं, बार बार वहाँ आते हैं, बार बार वो साबरमती आते हैं, तो बुलाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ जाओ, अब तुमको वापस नहीं जाना पड़े, मतलब ये सब झंझट नहीं। बार लिखते हुए जेरेल्डीन को पूछा कि मैंने ऐसा लिखा है कि गांधी जो इतना दबाव बना रहे हैं जेरेल्डीन सरला पर कि तुम सब कुछ छोड़ करके आ जाओ, तो तुमको ऐसा लगता है कि मतलब कि सरला कितने कितने मानसिक तनाव में होगी, कितने दबाव में होगी कि एक औरत जिसने अपने सास और पति की इच्छा के विरुद्ध अपने बेटे को, दीपक को, उन्होंने 12 साल की उम्र में गांधी से मिलने के 2-3 महीना बाद ही भेज दिया था साबरमती आश्रम में पढ़ने के लिए, तो वो औरत अब उसको गांधी लगातार करके साबरमती आश्रम आ जाओ, तो किस तरह के दबाव का अनुभव जेरेल्डीन वो कैद कर रही होंगी। मैं इसके बारे में सोच रही हूँ कि किसी औरत को कहा जाए कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ करके आग में कूद पड़ो, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा ऐसा कर पाना। तो और मेरे दिमाग में एक तरह का, उन्होंने, सरला देवी ने अपनी आत्मकथा में कहीं पर लिखा था कि उनकी बड़ी बहन जो थी हिरण्यमयी, जोड़ासांको में बहुत बड़ा तालाब है, अगर आप आए तो अभी भी देख सकती हैं, तो वो कह रही थी कि बार बार कि तुम कूद जाओ, नहीं डूबोगी, तुम कूद जाओ, नहीं डूबोगी। तो सरला देवी ने लिखा है अपनी दिमाग में, एक उपन्यासकार के रूप में ये सरला देवी के मन में ये चित्र उभरता है कि जैसे हिरण्यमयी उनकी बहन कह रही थी कि कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ, कोई इतनी बार अगर कह दे आपको कि कूद जाओ, तुम नहीं डूबोगे, तो शायद हम कूद भी जाते हैं। यानी एक तरह का इतना दबाव गांधी उनके ऊपर में बना रहे थे, और शायद ये दबाव जो था वो राजगोपालाचारी का पत्र, जो गांधी अगेन बीइंग गांधी, उन्होंने सरला देवी को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिया कि पढ़ो कि क्या क्या लिखा है तुम्हारे बारे में। आमतौर पर अगर और कोई पुरुष होता तो शायद उसको न, पर ये भी दबाव डाला कि अब इसका जवाब भी तुम राजगोपालाचारी को दो। तो ये मतलब जो सारा सब कुछ जो था उसमें, मतलब जो एक मन, जो इंसान का जो मन होता है, जो हमारे यहाँ लिख गए ना कि उधो मन नाई 10-20, तो मतलब कि ये जो सरला का मन था, ये जो गांधी का मन था, और ये इन दोनों के बीच में जो इस तरह का एक बहुत ही फ्रेजाइल लेकिन सचमुच का माने वास्तविक, जो बहुत ही माने टूटने वाला जैसा संबंध, क्योंकि आमतौर पर यदि दोनों, हम जिन कहते हैं और इंटरनेट में उसको कह भी रहे हैं लोग, तो मतलब कि ये इस तरह का संबंध, तो उसमें हम आध्यात्मिकता, माने गांधी ब्रह्मचारी हैं और गांधी की जो स्पिरिचुअलिटी है उसके प्रति भी सरला बहुत आकर्षित हैं। गांधी को वो बार बार कहती हैं कि मैं हिमालय में चली जाऊंगी सब कुछ छोड़ छाड़ करके। तो ये समझिए कि मतलब कि ये जो सरला देवी जो ये कहती है कि मैं हिमालय में चली जाऊंगी, ये हमको सरला देवी के पत्र से नहीं पता चलता है, ये गांधी के पत्र से पता चलता है कि गांधी कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, कैसे सोच सकती हो। मैंने तो ये सोचा था कि, तो ये मतलब देखिए कि जो तमाम जो रिश्तों की जो एक बारीकियां हैं, जो एक उनकी जो एक मन की जो उथल पुथल है, जो सब कुछ है, वो इन पत्रों के माध्यम से, और सरला देवी का एक जो स्त्री मन रहा होगा, उन सबके माध्यम से हम जिस तरह पकड़ते हैं, तो उसमें ये पति पत्नी
पत्नी भाई बहन, ये गांधी खुद लिखते हैं कि मैं सब कुछ तुम्हारा एक साथ होना चाह रहा था, और शायद मेरा संबंध तुमसे एक बड़े भाई जैसा ही है कि जो बार बार तुमको रोकता है टोकता है और तुमको पसंद नहीं आती, क्योंकि सरला देवी नफरत करती हैं एक तरह से, गांधी का बड़ा विरोध करती हैं कि आप हर समय ऐसा कहते हैं, आप हर समय ये कहते हैं। तो मतलब, और सरला देवी एक तरह से जब अपने बालों में अपनी तेल लगवा लेती हैं तो गांधी को पत्र में लिख देती हैं कि मैंने अपने बालों में तेल डलवाया है, और गांधी इस बात से बहुत नाराज होंगे ऐसा वो ऑब्वियसली जानती होंगी, और ठीक ही गांधी उनको लिखते हैं कि मैं तुम्हारे बालों में तेल डाल देता, लेकिन तुम्हारे पत्र से मुझे पता चलता है कि तुम तो अपने आसपास दास रखने चाहती हो, तुम गुलामी की भाषा में तुम बात करती हो, वो सारे लोग तुम्हारे गुलाम हैं और तुम उनकी मालकिन हो, तुमने तो मालकिन की तरह तुम घर को देखती हो। तो देखिए गांधी जो अपनी उनकी एक छवि है कि एक आजादी के आंदोलन में गांधी किस तरह अपने को लगातार अपने कपड़े उतारते गए हैं, और किस तरह गांधी बिल्कुल मतलब जैसा गांधी का चेहरा आज देखते हैं, और उनका किताब के कवर पर ही जो सूट बूट पहने हुए गांधी से आप मिलाइए, तो वो लगातार सरला को जो एक दबाव डालते गए हैं कि तुम ये करो, तुम वो मत करो, तुम ऐसे चलो, ऐसे बोलो। वो एक जगह सरला को कहते हैं कि हाँ तुम्हारे भाषण से लोग प्रभावित तो हुए होंगे, लेकिन वो तुम्हारे गाने से ही प्रभावित हुए होंगे। तुम अगर ऐसे भाषण दो कि तुम ये दिखाओ, तुम्हारी ये चेष्टा अंदर में नहीं रहे कि तुम प्रभावित करना चाहती हो, क्योंकि जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी ये चेष्टा है कि मैं प्रभावित कर सकूं आप लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं। तो गांधी उतने को भी छीलना चाहते हैं, वो सरला को उसके लिए भी अक्यूज करते हैं, उसके लिए भी उन पर आरोप लगाते हैं कि तुम ऐसे दिखना चाहती हो कि तो तुम्हारे अंदर से जब ये इच्छा चली जाएगी तब असल में लोग तुम्हारे भाषण सही होंगे, और तुम्हारे गाने से ही लोग, तुम इतना अच्छा गाती हो तो तुम्हारे गाने से ही लोग आकर्षित हो जाते हैं। यानी वो सरला को हमेशा एक मतलब उसकी जगह बताते रहते हैं, उसके आभिजात्य से, उसकी अपने बारे में जो उसकी जो धारणाएं हैं कि वो सुंदर है, या वो अच्छा गाती है, या वो बहुत कुछ कर सकती है, या बहुत अच्छा भाषण दे सकती है, इन सब से उनको एक तरह से मुक्त करना चाहते हैं, जो कि सरला देवी रेजिस्ट करती आती हैं। तो देखिए कि ये जो तमाम है, और जो ये इतना मतलब मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं भी उस मन को, दोनों के मन को कितना समझ पाई हूँ और कितना लिख पाई हूँ, लेकिन ये बहुत बहुत ही मतलब एक तरह का जिसको हम कहते हैं कि एक हिलता हुआ एक शेकी ग्राउंड है, एक मतलब जो लगातार मतलब जिसमें आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इजहार तो है प्रेम का, और बड़े साफ तौर पर है इजहार गांधी के पत्रों में प्रेम का। ऐसी ऐसी बातें हैं, चांद देखने निकला, चांद दिखा पर तुम नहीं थी, आनंद नहीं आया, आम लाए हैं आम खाया लेकिन आम का आनंद नहीं आया क्योंकि तुम नहीं थी, तुम होती तो एक तुम्हारी हंसी से माहौल पूरा खुशगवार हो जाता, लेकिन तुम नहीं थी तो यहाँ अच्छा नहीं लगा, तुम सिंगड़ आ जाओ, तुम ही मेरी नर्स हो, तुम्हारे ही रहने से मैं ठीक हो सकता हूँ। तो बार बार ये जो मतलब आप समझिए कि जो इजहार है, और सरला देवी का उस पर क्या रिएक्शन हुआ होगा कि कभी वो बहन बनती हैं, कभी बाद में आध्यात्मिक पत्नी को कहते हैं गांधी, और फिर बाद में आध्यात्मिक पत्नी हो, तो उनकी कितनी टूटन रही होगी, सरला देवी के मन पर क्या गुजरी होगी, इसका भी हम एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। तो ये वाह सारा क्या सब बात कुछ मिलकर बहुत ही बढ़िया, इतना डिटेल में आपने बताया, सुन के बहुत ही मन विभोर हो गया। विजय जी को थोड़ा आमंत्रित करूं। विजय जी आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू मंजुला जी। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, और सरला देवी के विषय में मुझे तभी पता चला जब शुरू में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर काम कर रही थी, काफी बड़ा काम है, तो उस समय मैंने सरला देवी के विषय में जाना था, फिर जेराल्ड फॉक्स की किताब के बारे में भी जाना, और इधर उधर चुटपुट भी उनके बारे में पढ़ा था। फिर उसी उपन्यास में तो बहुत कुछ पढ़ा ही। उपन्यास जो है आपने पत्रात्मक शैली में तो नहीं लिखा पूरी तौर पर, क्योंकि पत्रात्मक शैली के उपन्यास एक अलग ढंग के उपन्यास होते हैं, जिसमें एलिस वाकर ने कलर पर्पल लिखा है और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन आपने दोनों को मिक्स किया है। उपन्यास में और शैलियां भी ली हैं और पत्र शैली भी ली है। इसके पहले मैं कुछ बोलूं, इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ फेसबुक लाइव में मनमोहन चड्ढा जी
जो कि फिल्मों के ज्ञाता हैं, वो देहरादून से जुड़े हुए हैं। प्रियंका ओम तांजानिया से जुड़ी हुई हैं, और राकेश बिहारी जो कि बहुत अच्छे हिंदी साहित्य के क्रिटिक हैं, वो भी हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। वैभव जी का एक प्रश्न है और भी प्रश्न आएंगे, लेकिन हमारे पास समय सीमा भी है, इसलिए हम लोग फिर से आप आमंत्रित करना चाहेंगे भविष्य में, और हम चाहेंगे कि आप और अपने बारे में बोले, अपने लेखन के बारे में बोले, इस खास उपन्यास के बारे में बोले। मैंने जब इसे पढ़ा तो चूंकि मेरा भी संबंध फिल्म लेखन से रहा है, मुझे इसमें पूरा उपन्यास न लगते हुए डॉक्यू ड्रामा के रूप में मुझे ये लगा। पत्रों का उपयोग किया गया है और डॉक्यू ड्रामा के रूप में मुझे ये नजर आता है। साथ ही साथ इसमें आपने फिल्म की कुछ तकनीकी का प्रयोग किया है, जैसे कि फ्लैशबैक, साथ ही साथ मोन्टाज भी आपने इसमें प्रयोग किया है। तो इस तरीके से ये फिल्मी भाषा में भी मैं इसको देख रही थी और मुझे बहुत अच्छा उपन्यास लगा। एक जो मेरे मन में एक थोड़ा सा रहा, आपने इतने कम किरदारों को लेकर के अपनी बात कही है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि उपन्यास में तो बहुत सारे पात्र आते हैं, यहाँ आए हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 ही पात्र आए हैं। हालांकि 3 पात्रों की कहानी है। हम किसी भी तरीके से सरला देवी के पति को नहीं छोड़ सकते हैं, उनकी बात बीच बीच में आती है, और जब खास तौर से गांधी जी चाहते हैं कि उनके सारे पत्रों को दिखाया जाए और वो उनके सहयोग से, उनकी अनुमति लेकर के वो उनके पास आए और आश्रम में रहें या जहां भी जाएं, तो एक पति की प्रतिक्रिया तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं, चाहे वो आज का पति हो, चाहे 100 साल पहले का पति हो, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया या उनकी भावनाएं या उनके विचार कहीं भी हमें देखने को उपन्यास में नहीं मिले हैं। ये थोड़ा सा मुझे खटका है। खैर, इस पर कभी फिर बात करेंगे हम लोग। लेकिन मैं अपनी ओर से इस उपन्यास के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आपने जो बातें बताई हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नई होंगी, क्योंकि उन्होंने पता नहीं उपन्यास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है वो उन्हें पुनः स्मरण कर पाएंगे, और मैं चाहूंगी कि मंजुला जी अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चले। हम फिर से बहुत अच्छा जी, बात पूरी हो नहीं पाई। मुझे लगता है सभी के मन में बहुत कुछ प्रश्न है, हो सकता है हम आपसे कभी व्यक्तिगत रूप से उनको व्यक्त कर सके। बस ये था कि जैसे क्योंकि इसमें सरला देवी के पत्र कहीं अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा हमें पढ़ते हुए थोड़ा सा एक कुछ कमी मालूम दी। तो इस उपन्यास को लिखते हुए भी आपको ऐसे लगा कि जैसे अगर वो एक आयाम और होता जिसको आप एनालाइज कर सकते, तो इसमें और भी ज्यादा आनंद आता। थोड़ा शॉर्ट में इफ यू कुड प्लीज। मुझे लगता है का काम ज्यादा था। अच्छा, तो विजय जी आप बताएंगे कि अब हम पंकज जी से धन्यवाद ज्ञापन कराएं आज के प्रोग्राम का। ओके विजय जी, आपकी इजाजत से मैं पंकज मित्रा जी को आमंत्रित करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करें। पंकज मित्रा जी एक अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी हैं, अभी आकाशवाणी रांची में कार्यक्रम के अभियंता हैं, और इनकी बहुत सारी रचनाएं जैसे कथा संग्रह, क्विज मास्टर, हुड़ुक लुल्लू, चिट्ठी रेडियो, बाशिंदा है तीसरी दुनिया, अच्छा आदमी, एक हंसोड़ का हलफनामा, बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको कई लोगों ने पढ़ के आनंद किया है। उनको कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जैसे इंडिया टुडे का युवा लेखन पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद का युवा सम्मान, मीरा स्मृति सम्मान, वनमाली कथा सम्मान, रेवांत मुक्तिबोध सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, कथाक्रम सम्मान, और भी न जाने कितने। और हमारे सृजन संवाद के परिवार से ये बहुत ही अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं, उसके वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। पंकज जी, आप कृपया धन्यवाद ज्ञापन देंगे। थैंक यू। सबको मेरा नमस्कार। अलका जी ने इतने विस्तार से तमाम चीजों को सामने रखा है कि बहुत अब
कहने की सुनने की गुंजाइश बहुत रही नहीं है और वक्त का तकाजा है कि हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अलका जी के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि इस मंच पर वो आई और अपने उपन्यास के बारे में इतनी विस्तृत चर्चा की और बहुत सारी जो शंकाएं थी उनका निवारण भी किया और बहुत ही बेहतर तरीके से किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार। अलका जी एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने अपने पहले उपन्यास से ही एक ऐसा स्थान बना लिया जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। तो और उनके लेखन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमेशा वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करती हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। हालांकि उनके सारे उपन्यासों में पॉलिटिकल अंडरटोन्स हैं, लेकिन करेक्ट होने वाली जो बात होती है हमेशा वो नहीं करती हैं। तो एक मानवीय संबंधों के आधार पर चीजों को विकसित करने की जो उनकी कोशिश है, तो वो बहुत ही लोगों को लुभाती हैं और अच्छी लगती हैं। एक बड़े फलक का उपन्यास बन जाता है उनका लेखन। उनको उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर नेहा तिवारी जी के प्रति और विजय शर्मा जी के प्रति भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अलका जी को हम लोगों को ये अवसर दिया कि अलका जी से खुद उनके उपन्यास के बारे में हम लोग सुने। इसके लिए विजय शर्मा जी, नेहा तिवारी जी और डॉक्टर मंजुला जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी लोग इस पटल पर जुड़े हुए थे और इस बातचीत का आनंद ले रहे थे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सृजन संवाद की तरफ से तन्मय सिंह सोलंकी जी को भी धन्यवाद दे देते हैं। उन्होंने पोस्टर बनाया था और वैभवमणि त्रिपाठी जी को भी, जिनकी मदद से फेसबुक लाइव हो पा रहा है। और मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहूँगी, अलका जी आपने जिस तरह से सवालों के जवाब दिए हैं और जितनी उसमें क्लैरिटी थी, मुझे लगता है कि वो हमारे पाठकों के बहुत सारे सवालों का जवाब बनकर सामने आई होगी। तो विशेष रूप से ये व्यक्तिगत रूप से मेरा धन्यवाद है आपको। अलका जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम चाहते हैं आप हमारे सृजन संवाद के मंच से जुड़ें और हमें बहुत खुशी होगी अगर आपका हमें नाम कभी देखने को उसमें मिलेगा कि आप भी हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, तो हमारा हौसला अफजाई भी होगी। मेनी थैंक्स फॉर दैट। शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।